नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। भैया अब मेरे लिए भी लड़की देख लो। अब तो शन्नो की भी शादी हो चुकी है। इस घर में बस अब मैं ही बचा हुआ हूँ जिसकी शादी नहीं हुई है। 33 का हो गया हूँ लेकिन अब तक कुंवारा हूँ। मोहल्ले के लड़के तो छोड़िए, औरतें भी मेरे कुंवारेपन के लिए मुझे चिढ़ाती हैं। हाँ भाई, वो सब तो ठीक है, लेकिन हमने जितनी भी लड़कियों को तुमसे मिलवाया सबने तुम्हारे कालेपन के लिए तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। अब इसमें भला हम क्या कर सकते हैं? बड़े भैया मुंह बनाते हुए बोले, मेरा नाम राज है और जैसा कि आप लोगों ने सुना कि मुझे शादी करनी है और वो भी जल्द से जल्द। लेकिन क्या करूं, दुनिया के बाकी काले लड़कों की तरह मुझे भी कोई भी बाप अपनी बेटी देने को राजी नहीं होता था। बचपन से ही इस काले कलूटे चेहरे ने मेरा तो जैसे जीना हराम कर रखा था। मेरे क्लास की लड़कियां मुझे कालिया कालिया कह कर चिढ़ाती। जवानी आते आते मैं इतना तो समझ चुका था कि कोई भी लड़की खुद की मर्जी से मुझसे शादी करने से रही। इसीलिए मैंने भी घर वालों को मेरे लिए लड़की देखने को कहा, लेकिन मुझे वहाँ भी निराशा ही हाथ लगी। गोरी और सुंदर लड़कियां तो छोड़ो, सांवली लड़कियों को भी खुद के लिए गोरा चिट्टा और हैंडसम लड़का चाहिए था। ऐसी बात नहीं है कि मैंने खुद को गोरा करने की कोशिश नहीं की, हजारों नुस्खे अपनाए, लेकिन मेरी काली चमड़ी भी मेरी बुरी किस्मत की ही तरह ढीठ थी। उसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। अब तो मेरे पास एक ही रास्ता था और वो था रईस आदमी बनने का, क्योंकि पैसा ही वो चीज़ है जो बदसूरत से बदसूरत इंसान को भी हैंडसम बना सकती है। लेकिन मैं वहाँ भी फेल हो गया था, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मुझे कोई भी सरकारी नौकरी नहीं मिली। थक हार कर मैंने अपने फैमिली बिजनेस यानी कि हलवाई का ही काम शुरू कर दिया और इस उम्मीद में आस लगाए बैठा रहा कि एक ना एक दिन मेरी किस्मत भी पलटेगी और एक सुंदर सी लड़की मेरे भी जीवन में आएगी। वैसे भी मेरे परिवार में एक मैं ही अकेला कुंवारा बचा हुआ था। बड़े भैया थोड़े सांवले थे, लेकिन उन्हें उनकी संगनी मिल गई और उन्होंने 2 बच्चों के साथ अपनी गृहस्थी की गाड़ी पटरी पर ला दी थी। एक छोटी बहन थी जिसकी हाल ही में भी शादी हो गई थी। मेरे माँ बाप के साथ साथ मेरे दादा दादी भी हैं जिनका रोमांस अभी तक नहीं गया है। जब भी मैं अपने परिवार की इन जोड़ियों को देखता हूँ तो सोचता हूँ कि भगवान मेरी भी जल्द ही ऐसी एक प्यारी सी जोड़ी बना दे। आखिर कब तक मैं कढ़ाई में जलेबियाँ बनाता रहूँगा। एक रोज मैं कढ़ाई से जलेबियाँ निकालकर उसे चाशनी में डाल ही रहा था कि मैंने देखा कि एक बड़ा सा पैर सामने के ऑटो से बाहर निकला और हमारे दुकान की तरफ आने लगा। मैंने नज़र उठाकर देखा तो देखता हूँ कि एक बहुत ही मोटी सी लड़की, गोरा बेदाग गोल मटोल चेहरा, शरीर में चारों तरफ से चर्बी लटक रही थी। दोनों पैर तो सूमो पहलवानों की तरह मोटे मोटे थे। एक शब्द में कहूँ तो वो पूरी चर्बी की दुकान लग रही थी। उसे देख मेरी हंसी छूट गई, लेकिन मैं हंसी को दबाते हुए बोला, कहिए क्या चाहिए? उसने मुझे घूरते हुए मुस्कुराते देख चिढ़ गई और बोली, पहले दुकानदार को बुलाओ, मैं नौकरों से बात नहीं करती हूँ। मुझे भी ताव आ गया। मैं बोला, मेरी शक्ल बस नौकरों वाली है, लेकिन मैं ही इस दुकान का मालिक हूँ, समझी? बोलो क्या चाहिए? मिर्ची लगी ना? वैसे भी मुझे भी लगी जब तुम मुझे देखकर मुस्की मार रहे थे। जिनके खुद के घर कांच के हों वो दूसरे के घर पर पत्थर नहीं फेंका करते, समझे?
उसके मुंह से वो बात सुनकर मुझे बुरा तो लगा, लेकिन ये भी समझ में आ गया कि वो जो भी कह रही है वो सच है। वो भी उसी दर्द से गुजर रही थी जिस दर्द से मैं गुजर रहा था। मैंने उसकी तरफ एक कान को पकड़ते हुए कहा, सॉरी, मुझे तुम्हें देखकर यूं मुस्कुराना नहीं चाहिए था। छोड़िए, कहिए आपको क्या चाहिए। उसने मेरी तरफ आंखें तरेरते हुए देखा और बोला, मुझे तुम 5 समोसे और 1 पाव किलो जलेबी तोल दो। मैं समोसे और जलेबी दे ही रहा था कि उसी वक्त पिताजी वहां पर पहुंच गए और जैसे ही उनकी नज़र उस लड़की पर पड़ी तो उन्होंने कहा, अरे तुम तो वो शर्मा जी की बेटी पुष्पा हो ना, बचपन में तुम्हें देखा था। हाँ हाँ, तुम अक्सर अपने पापा के साथ दुकान पर आती थी, बहुत सालों बाद दिखाई दी हो। मैंने सुना था कि तुम्हारे पापा ने तुम्हें विदेश भेज दिया था पढ़ने के लिए। तभी पापा की नज़र पुष्पा के हाथ में समोसे को देखा तो मुस्कुराते हुए बोले, अभी तक समोसे खाना नहीं भूली तुम। बचपन में भी तुम 4-5 समोसे चट कर जाया करती थी। वो पापा की बात सुनकर शर्म से लाल हो गई। उधर मुझे पापा पे गुस्सा आ रहा था, कुछ भी बक देते हैं। मैं कुछ कहने ही जा रहा था कि उसने समोसे और जलेबी के पैकेट को मेरे हाथों से ले लिया और पैसे गल्ले की तरफ फेंक कर लंबे लंबे पग भरते हुए वापस चली गई। शायद उसे पापा की बात सुनकर अच्छा नहीं लगा था, लेकिन उसके जाने के बाद भी मैं उसके बारे में ही सोचता रहा। पता नहीं क्यों, लेकिन उसे देखकर मुझे उससे एक अपनेपन का एहसास हुआ और इस दिन के बाद मैं कई दिनों तक उसका दुकान पर इंतज़ार करने लगा, लेकिन महीनों बीत गए, वो नहीं आई। फिर एक दिन अचानक दोपहर को दुकान पर आई और मुझे देखकर कहा, सुनो, 5 समोसे और पाव किलो जलेबी तोल दो। मैं उससे कुछ बात करना चाहता था, लेकिन उसे मुझसे इस तरह बातें करते देख मेरी हिम्मत नहीं हुई और मैंने तुरंत उसके कहे अनुसार समोसे और जलेबी पैक करके उसे दे दी। उसने पिछली बार की ही तरह समोसे का पैकेट लेकर पैसे गल्ले की तरफ फेंक कर चलती बनी। मुझे उसके उस बर्ताव पर गुस्सा आया और मैं मन ही मन बड़बड़ाते हुए बोला, बड़े घर की बेटी है इसलिए इतना रुआब है। उसके बाद से वो हफ्ते में 3-4 बार हमारी दुकान पर आती और वही रोज के समोसे और जलेबी लेकर चली जाती। एक दिन रात के वक्त मैं दुकान बंद करके निकलने ही वाला था कि मैंने देखा कि पुष्पा अपनी कुछ मॉडर्न सहेलियों के साथ मेरे दुकान पर आ पहुंची और पुष्पा और उसकी सहेलियों ने छोटे छोटे कपड़े पहने हुए थे, लेकिन पुष्पा को छोड़कर बाकी सभी लड़कियां काठी की तरह पतली पतली थी और उनके चाल ढाल से लग रहा था कि उन्होंने पी भी रखी थी। तभी पुष्पा बोली, गर्ल्स, यू नो ही इज़ मिस्टर कालिया और ये बहुत ही अच्छे समोसे और जलेबी बनाते हैं। यू विल लव हिज कुक्ड समोसे और जलेबीज। इतना सुनना था कि उसके साथ तो सारी लड़कियां मुझे देखकर हंसने लगी और एक साथ चिल्लाने लगी, कालिया कालिया। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन मैं उनके मुंह नहीं लगना चाहता था क्योंकि मुझे पता था कि ये अभी होश में नहीं है। मैं उन सब को इग्नोर करके दुकान के शटर को नीचे गिराने लगा कि तभी पुष्पा ने शटर को बीच में ही रोक लिया और बोली, तुम अभी दुकान बंद नहीं कर सकते, पहले तुम हम सब को अपने दुकान की समोसे और जलेबी खिलाओ। मुझे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन मैं ठहरा पतला दुबला इंसान और वो ठहरी सूमो पहलवान। अगर वो चाहती
तो मुझे शटर सहित ऊपर उठा लेती। मैं गुस्से के घूंट को पीते हुए शटर को खोल दिया और उनसे अंदर आने को कहा, लेकिन दुकान में सिर्फ 5-6 समोसे बचे थे और कुछ मिठाइयाँ। मैंने दुकान में जो कुछ भी बचा कुचा समोसा और मिठाइयाँ बची थी सब उन लोगों के सामने परोस दिया। मैंने देखा कि पुष्पा अकेले ही सारे समोसे चट कर गई और मिठाइयों को अपनी सहेलियों को दे दिया, लेकिन उसकी सहेलियां उसकी तरह भुक्कड़ नहीं थी। उनका पेट तो एक एक मिठाई में ही भर गया। मैं उनसे कुछ और कहता उससे पहले ही सारी लड़कियां एक एक करके नशे की हालत में गश खाकर बेहोश होने लगी, लेकिन पुष्पा में अभी भी होश था। वो मेरी तरफ देख उंगली से अपनी तरफ बुलाते हुए इशारा करती है और कहती है, ए कालिया इधर आ, तेरा नाम क्या है। मन में आया कि एक जोरदार थप्पड़ उसके गालों पे रसीद कर दूं, लेकिन अपने गर्म दिमाग को ठंडा करते हुए बोला, राज चौधरी। इतना सुनना था कि वो खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, क्या सोचकर तेरे बाप ने तेरा नाम राज रख दिया? तेरा नाम तेरी पर्सनैलिटी को सूट नहीं करता। हा हा हा। अब तो मेरा भी गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच गया था और मैं गुस्से से तिलमिला उठा और कुछ कहने ही जा रहा था कि वो धम से उसका सर टेबल पर गिर गया और उसी के साथ एक भयंकर खर्राटे से पूरी दुकान गूंज उठी। मेरी बात मेरे हलक में ही रह गई और मैं उसके उस मासूम से चेहरे को देखने लगा जिस पर अभी भी समोसे के टुकड़े लगे हुए थे। मेरा गुस्सा एक पल में ही गायब हो गया क्योंकि पुष्पा किसी छोटे बच्चे की तरह सो रही थी। मैंने दुकान अंदर से बंद कर दी और घर में माँ को फ़ोन कर दिया कि मैं आज रात घर नहीं आऊँगा। सारी रात मैं पुष्पा के सामने बैठा रहा और उसे निहारता रहा। पुष्पा को देखते देखते पता नहीं कब मेरी भी आँख लग गई और सुबह मेरी नींद किसी के बलवान हाथों के झकझोरने से हुई। मैं आँखों को मीचते हुए उठा तो देखता हूँ कि पुष्पा और उसकी सहेलियाँ मेरे आसपास बैठी मुझे घूर रही थी। तभी पुष्पा की एक सहेली बोली, ए हलवाई, शटर की चाबी कहाँ रखी है? कब से उठा रहे हैं तुमको, हमें घर जाना है। मैं चुपचाप उठा और अपने पैंट की जेब से चाबी निकाल कर शटर खोल दिया और उन्हें बाहर निकालते देख बोला, इंसान को इतना ही पीना चाहिए कि वो इंसान बना रहे, बाकी तो आप लोग समझदार ही हैं। पुष्पा ने मेरी तरफ फिर से उसी दिन की तरह आंखें तरेर कर देखा और मुंह फुलाकर चली गई। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि इस मोटी को मुझसे दिक्कत क्या है। मैंने इसका क्या बिगाड़ा है कि ये जब भी मुझे देखती है तो फन काढ़े खड़ी हो जाती है। इसने लिए फिर उन सब बातों को छोड़कर मैं वापस दुकान की साफ सफाई में लग जाता हूँ। कुछ ही देर में पापा दुकान पर आते हैं और मुझे देख कहते हैं, रात को तू घर क्यों नहीं आया? हम सब तेरा रात के खाने के लिए इंतजार करते रह गए। और हमारे पड़ोसी ने बताया कि वो शर्मा की बेटी सुबह सुबह कुछ लड़कियों के साथ दुकान पर आई थी और तुम्हारी उनके साथ कहा सुनी भी हो गई थी। बचपन में भी हमेशा तू उसको चिढ़ाता रहता था। बचपन में? मैंने चौंकते हुए पूछा। हाँ भाई, बचपन में तू उसे टुन टुन कह कर चिढ़ाता था क्योंकि बचपन में भी उसकी डील डॉल ऐसी ही थी जैसे कि अभी है, पापा बोले। अब मुझे याद आया कि बचपन में एक मोटी लड़की हमेशा हमारे दुकान पर आती थी और मैं उसका बहुत मजाक उड़ाता था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि शर्मा जी की बेटी है, क्योंकि जब भी मेरी उससे मुलाकात हुई मैंने उसे अकेले ही दुकान में पाया था। मुझे याद है कि बचपन में मेरे दोस्त
और मैं उसे मिलकर खूब चिढ़ाते थे। शायद इसी वजह कुछ दिनों बाद उसने हमारे दुकान में आना भी बंद कर दिया था। लेकिन बचपन में भी वो उतनी ही गुस्सैल थी जितनी कि आज है। कई बार तो वो अकेले ही हम लड़कों से भिड़ जाया करती थी। अब समझ में आ गया मुझे कि आखिर क्यों जब भी मुझे वो देखती है तो मुंह फुला लेती है। वो आज तक मुझे नहीं भूली है और ना ही मेरे द्वारा कहे उन शब्दों को जो मैं उसे चिढ़ाने के लिए इस्तेमाल करता था। लेकिन बचपन में तो वो भी मुझे कालिया कालिया कहकर चिढ़ाती थी, लेकिन मैं बचपन की नादानियों को कब का भूल चुका था। खैर, मैंने मन ही मन निश्चय किया कि उससे अपने बचपन में किए नादानियों की माफ़ी मांगूंगा। उस दिन के बाद मैंने फिर उसे नहीं देखा। मैं कई बार उसके बिल्डिंग के चक्कर भी काटे, लेकिन वो नहीं दिखी। उस घटना को बीते आज महीनों बीत गए थे। मैं भी उसे भूलकर वापस अपने जीवन में व्यस्त हो गया था। एक दिन मैं अपने दुकान में बैठा था कि मैंने देखा कि एक बुलेट धड़ धड़ करते हुए मेरे दुकान के पास आकर खड़ी हो गई और उस पे से एक गोरा चिट्टा लड़का, अच्छी खासी बॉडी, हीरो जैसे बाल और परफ्यूम से नहाया हुआ एक लड़का उतरता है। तभी मेरी नज़र पिछली सीट से उतरती हुई पुष्पा पे पड़ती है, लेकिन आज वो काफ़ी बदली बदली सी लग रही थी। ना पतली नहीं हुई थी, लेकिन उसके कपड़े इतने टाइट थे मानो किसी मोटी सी बिल्ली को एक पतले से पाइप में डाला गया हो। लेकिन जो भी हो, वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। वो दोनों दुकान में आकर एक चेयर पर बैठ जाते हैं। फिर वो लड़का बहुत ही बदतमीजी से सीटी बजाते हुए मुझे इशारा करके अपने पास बुलाता है। उसे ऐसा करते देख मेरी नज़र पुष्पा के चेहरे पर पड़ती है और मैं उसके चेहरे पर एक जंग जीतने वाली मुस्कान को देखता हूँ। तभी बड़े भैया दुकान में आ जाते हैं और वो उस लड़के को मुझसे ऐसे बदतमीजी से पेश आते देखकर उस लड़के पर भड़क जाते हैं। ये कौन सा तरीका है ऑर्डर देने का? ये रेस्टोरेंट नहीं है, यहाँ पे ऑर्डर काउंटर पर जाकर देना पड़ता है। और तुझे ऊपर लिखा ये बोर्ड नहीं दिख रहा जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है सेल्फ सर्विस? सुबह का वक्त था, दुकान भी रोज के ग्राहकों से भरी हुई थी। उन ग्राहकों ने भी भैया का सपोर्ट करते हुए दोनों हीरो हीरोइन को खूब खरी खोटी सुनाई। बेइज्जत होते देख दोनों चुपचाप बिना कुछ खाए वहां से निकल लेते हैं। पुष्पा जाते वक्त एक घायल शेरनी की तरह मुझे घूरती है, मानो कह रही हो कि तुझसे बदला तो मैं लेकर रहूंगी। एक रोज पापा ने मुझसे कहा कि दूर हमारे एक रिश्तेदार ने मेरे लिए एक लड़की को पसंद किया है, तो आज दोपहर को ही हमें कानपुर निकलना होगा। मैं ये सुनकर बहुत खुश हुआ और मैं दुकान से निकलकर अपने रेगुलर सैलून वाले के पास चला गया अपनी डेंटिंग पेंटिंग कराने के लिए। लेकिन जब मैं सैलून पहुंचा तो वहाँ बहुत भीड़ थी और मेरे पास ज़्यादा समय नहीं था, इसलिए मैं मेन मार्केट की तरफ बढ़ गया और कुछ दूर जाने पर ही मुझे सड़क के किनारे एक हाई फाई सैलून दिखा। मैं उसी सैलून की तरफ बढ़ चला कि तभी मुझे वही लड़का दिखाई दिया जो उस दिन पुष्पा के साथ था। वो उस हाई फाई सैलून से निकल रहा था। उसे देखने के बाद मैंने भी ठान लिया कि आज मैं भी इसी सैलून में अपना मेक ओवर करूँगा और उसी लड़के की तरह हीरो बन जाऊँगा। सैलून पहुँचते ही मैंने देखा कि सैलून में दो बड़े बड़े एसी लगे हुए थे और सैलून वाले लड़के भी हैंडसम थे। मैंने एक लड़के से बोला, भाई दुकान में जो सबसे बढ़िया वाला फेशियल है वो वाला लगा दो। आज तो तुम मुझे किसी भी तरह से हीरो बना दो, क्योंकि बहुत दिनों बाद कोई लड़की का रिश्ता आया है मेरे लिए। खर्चे की चिंता मत करना। सैलून वाला भी दांत चाटते हुए तुरंत मुझे कुर्सी पर बिठाया और एक डब्बे से ढेर सारा क्रीम लेकर मेरे चेहरे पर मलने लगा।
और करीब 1-2 घंटे की रेलम रेल के बाद जब उसने मुझे शीशा दिखाया तो मैंने देखा कि मेरा चेहरा पूरा लाल हो गया था। उसके बाद उसने एक डिब्बी उठाई और उसमें से कुछ मेरे चेहरे पर लगाने लगा और उसके बाद उसने पता नहीं क्या जादू किया कि मेरा चेहरा सचमुच गोरा हो गया। और उसने उसके बाद मेरे शरीर के हर हिस्से को जो कि लोगों को दिखाई देगा उस पर भी वही क्रीम पोत दी। एक बार को तो मैं खुद को शीशे में देख पहचान ही नहीं पाया कि ये मैं हूँ। सैलून वाले ने मेरा अच्छा खासा बजट बना दिया था, लेकिन फिर भी मैं खुश था क्योंकि उसने तो मेरा कायाकल्प ही बदल दिया था। मैं कालिया से हीरो नंबर 1 बन चुका था, लेकिन उसने मुझे सिर्फ एक चेतावनी दी थी कि ये मेकअप सिर्फ 8 घंटे के लिए है, उसके बाद आपका असली चेहरा धीरे धीरे दिखने लगेगा। मैंने उसकी बात गांठ बांध ली और फिर घर की तरफ निकल पड़ा। मैंने देखा कि मोहल्ले के लोग पलट पलट कर मुझे देख रहे थे। बाहर वालों को तो छोड़ो, घर वाले भी मुझे हैरत की निगाहों से देख रहे थे। घर में सब मेरे इस बदले हुए हुलिये को देखकर अचंभित तो हुए, साथ ही उनके चेहरे पर एक आशा नहीं दिखाई दे रही थी कि आज उनके लड़के को कोई लड़की उसके कालेपन के लिए रिजेक्ट नहीं करेगी। उसके बाद हम सब यानी कि दादा दादी को छोड़कर घर के सभी सदस्य अपने उन रिश्तेदार के घर के लिए रवाना हो गए। 2 घंटे के लंबे सफ़र के बाद हमारा परिवार लड़की उन रिश्तेदारों के घर पहुंचा। मैंने देखा कि लड़की वाले हमसे भी पहले वहां पहुंच चुके थे और हमारा ही इंतजार कर रहे थे। उसके बाद शुरू हुआ सवालों का सिलसिला, जैसे बेटा काम क्या करते हो, कहाँ तक पढ़े हो, सैलरी कितनी है, वगैरह वगैरह। लेकिन जब उन्हें पता चला कि मैं हलवाई की दुकान चलाता हूँ तो लड़की के भाई ने नाक सिकोड़ ली। मुझे उसके चेहरे पर साफ साफ असंतोष दिखाई दे रहा था, लेकिन लड़की के माँ बाप को मेरे इस प्रोफेशन से कोई दिक्कत नहीं दिखाई दी। कुछ देर बाद लड़की भी हाथों में चाय की ट्रे लेकर आई और चाय मेरे सामने रखकर मेरे आमने सामने बैठ गई। लड़की दिखने में सांवली थी, लेकिन उसके नाक नक्श बहुत सुंदर थे। लड़की के हाव भाव से लग रहा था कि उसे भी मैं पसंद था। मैं मन ही मन सोच रहा था कि वाह, आज सैलून की क्रीम काम कर गई है। लेकिन तभी एक अप्रत्याशित घटना घटी। मैंने देखा कि बाजू के कमरे से पुष्पा निकल रही है और जैसे ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी वो चौंक गई। दूसरे ही पल वो मेरी तरफ एक चिढ़ाने वाली मुस्कुराहट के साथ देखती है और उस लड़की के पास जाकर बैठ गई और उसके कानों में कुछ फुसफुसाने लगी। उसके बाद वो लड़की अपनी जगह से उठी और अपनी मम्मी के कानों में फुसफुसाने लगी। मैं मन ही मन समझ गया कि रायता फैल चुका है और अब तो मेरी शादी होने से रही। और ठीक जैसा मैंने सोचा था, लड़के के बाप ने मेरे पिताजी के सामने हाथ जोड़कर बोले, भाई साहब, मेरी लड़की को ये शादी मंजूर है, लेकिन उसकी एक शर्त है कि उसे लड़के को बिना मेकअप के देखना है। मेरे भाई साहब उनकी उस शर्त पर बिफर पड़े और बोले, ये क्या बात हुई? हम यहाँ लड़की देखने आए हैं, अपनी बेइज्जती कराने नहीं। चल तू, हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। उसके बाद तो वहाँ पर वाक युद्ध शुरू हो गया। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगने लगे, लेकिन इस बीच मेरी नज़र जब पुष्पा पर पड़ी तो मैंने देखा उसके चेहरे पर एक जंग जीतने वाली मुस्कान है। रायता फैल चुका था, रिश्ता होने से पहले टूट चुका था और मैं अपना उतरा हुआ मुंह और छूटते मेकअप के साथ घर वापस लौट आया। मेरी शादी होते होते टूट चुकी थी, वो भी सिर्फ उस पुष्पा की वजह से। साली कबाब में हड्डी। हमारा रिश्ता टॉम और जेरी की तरह हो गया था और मेरी कहानी में जेरी मैं था
और टॉम वो पुष्पा थी जो कि मेरे पीछे हाथ धो कर पड़ी थी। वो हर समय सिर्फ इसी फिराक में रहती कि कैसे वो मुझे नीचा दिखा सके और उसके लिए वो कोई भी हद पार करने को उतारू थी। इधर मैं भी ये हलवाई का काम करके थक चुका था, क्योंकि ज़्यादातर लड़कियां तो ये सुनकर ही रिश्ते को मना कर देती थी कि लड़का हलवाई है। इसलिए मैंने भी अलमारी से अपनी उन फाइलों को निकाला जिन्हें त्याग कर मैं अपनी दुकान में संतुष्ट था। लेकिन आज के दौर में लोगों को हाथी के खाने के दांतों से ज़्यादा उसके दिखाने के दांतों की अहमियत ज़्यादा लगती है। एक दिन मेरे करीब के दोस्त ने मुझे एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में रेफ़र किया और मुझे कहा कि वो एक वाइट कॉलर वाली जॉब है और तनख्वाह भी अच्छी है। फिर क्या था, मैं अगले ही दिन उस कंपनी में पहुंच गया इंटरव्यू देने के लिए। मैंने देखा कि बहुत ही गिने चुने लड़के आए थे इस इंटरव्यू के लिए। शायद बहुत ही कम लोगों को इस जॉब की जानकारी होगी, लेकिन जो भी लड़के आए थे वे सब काफ़ी कॉरपोरेट लग रहे थे। उनके हाथों में एक बड़ी और आकर्षक फाइल थी, गले में टाई, परफ्यूम से लबरेज, बालों में जेल। एक शब्द में अगर इनकी व्याख्या करूं तो सब के सब पूरे मॉडल लग रहे थे। इन सब को देख मेरा आत्मविश्वास पूरा हिल चुका था, लेकिन फिर भी मैंने ठान लिया था कि अपनी तरफ से आखिर तक कोशिश तो जरूर करूंगा, फिर चाहे जॉब मिले या ना मिले। मैं एक एक करके सारे लड़कों को इंटरव्यू वाले रूम में जाते और बाहर आते देखता रहा। सबसे आखिर में मेरी बारी आई और मैं इंटरव्यू वाले रूम में प्रवेश किया। मैंने देखा कि इंटरव्यू वाले रूम में 4 कुर्सियां थीं और एक कुर्सी खाली थी। बाकी की 3 कुर्सियों पर 2 आदमी और एक पर एक बुजुर्ग महिला बैठी थी। मैंने आगे बढ़कर सबसे हेलो हाय किया और अपनी फाइल उन्हें सौंप दी, लेकिन उन सब का ध्यान बार बार टॉयलेट और उस खाली कुर्सी की तरफ जा रहा था, मानो वो किसी का इंतजार कर रहे हों। तभी टॉयलेट के रूम से एक लड़की बाहर निकली और उस खाली कुर्सी पर बैठ गई, और वो लड़की और कोई नहीं पुष्पा थी। उसे देख मेरे पैरों तले जमीन सरक चुकी थी। मैं समझ चुका था कि अब तो ये नौकरी मिलने से रही, और इसीलिए मैं अपनी बेइज्जती ना हो इसीलिए अपना फाइल लेकर उठने को हुआ ही था कि तभी उन बुजुर्ग महिला ने कहा, क्या हुआ, आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने जवाब में कहा, सॉरी मैडम, मैं यहाँ पर काम नहीं कर सकता हूँ। मैं फाइल लेकर बाहर की तरफ निकल रहा था कि मेरे कानों में पुष्पा की आवाज़ पड़ी। वो उन बुजुर्ग महिला से कह रही थी, माँ आप भी कैसे कैसे लोगों को इंटरव्यू के लिए बुला लेती हैं, जिन्हें ना तो कपड़े पहनने का सलीका आता है और ना ही बात करने की तमीज होती है। उसके ये तीखे शब्द सुनकर मेरे चलते हुए पैर थम जाते हैं और इतने दिनों से जो मैं अपना सब्र का बांध संभाले बैठा था वो टूट जाता है, और मैं पलटकर वापस टेबल की तरफ बढ़ता हूँ और पुष्पा की आंखों में आंखें डालकर कहता हूँ, मैडम आई एम रेडी फॉर इंटरव्यू, प्लीज गो अहेड, आई विल प्रूव यू दैट गुड्स लुक्स इज नॉट द पैरामीटर ऑफ टैलेंट इन यू। उसके बाद शुरू होता है सवाल जवाब का सिलसिला, और उस समय मुझ में एक अलग ही जोश का सैलाब उमड़ चुका था। मैं उनके हर सवाल का जवाब पूरे आत्मविश्वास से देता चला गया, और ऐसा नहीं था कि मैंने उनके हर सवाल का सही जवाब दिया हो, लेकिन कहते हैं ना कि जब आपके जहन से कुछ खोने का डर निकल जाए तो आप उस समय किसी भी हालत को बिना डरे सामना कर सकते हैं। शायद इसी वजह से मैं गलत जवाबों को भी आकर्षक तरीके से पेश करके उन्हें इम्प्रेस कर रहा था, जिसका परिणाम ये हुआ कि मेरे इंटरव्यू खत्म होते होते पुष्पा की मां समेत बाकी के दोनों इंटरव्यूअर अपनी जगह से खड़े होकर मेरा अभिवादन करने लगते हैं, और पुष्पा की मां
मेरी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहती हैं, माइंड ब्लोइंग मिस्टर राज एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप इस जॉब के लिए परफेक्ट हैं और आप स्टोर एग्जीक्यूटिव के लिए सेलेक्ट होते हैं। मैंने पुष्पा की तरफ देखा। मैं उसके चेहरे पर झटपटाहट साफ महसूस कर रहा था। मैंने उसे अपनी माँ के कानों में फुसफुसाकर कुछ पट्टी पढ़ाते भी देखा, लेकिन उसकी माँ पर मेरा जादू पूरी तरह से चल चुका था और वो अब कुछ भी मेरे खिलाफ नहीं सुनना चाहती थी। उन्होंने मुझे अगले दिन से ही जॉइनिंग के आने के लिए कह दिया और रूम से निकल गए। अब रूम में सिर्फ मैं और पुष्पा बचे थे और पुष्पा की आंखें मेरे लिए आग बरसा रही थी और उसकी उस आग में घी डालते हुए मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, जीतने का मजा तभी आता है जब लोग आपकी हार का इंतजार कर रहे हो। सच कहा है किसी ने, पानी में रहकर मगरमच्छ से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए और वही गलती मैंने कर दी थी। इंटरव्यू के दिन तो मैंने उसके सामने बड़े बड़े डायलॉग मारे थे और ऐसा करके मैंने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली थी, क्योंकि जिस दिन से मैंने उसकी कंपनी ज्वाइन की थी मानो मेरी 7.5 शुरू हो गई हो। जिस तरह कोई सास अपनी बहू के हर काम में नुस्ख निकालती रहती है और ताना मारती रहती है, उसी तरह वो भी मेरे हर काम में कोई न कोई गलती निकालती ही रहती थी और पूरे ऑफिस के सामने मेरी बेइज्जती भी करती थी। छोटी सी छोटी गलती को भी इतना बड़ा चढ़ा के बताती थी कि मानो उस गलती को वजह से उसकी कंपनी बंद हो जाएगी। मैं रोज रोज के उसके टॉर्चर से परेशान हो गया था और मैं अब तक वो कंपनी छोड़ भी देता, लेकिन बार बार मुझे पुष्पा की माँ रोक लेती थी। सिर्फ वही एक इकलौती इंसान थी जिसकी वजह से मैं अब तक उस कंपनी में टिका हुआ था। एक बात और थी, मैंने कभी भी पुष्पा के पिताजी को नहीं देखा था। ऑफिस आते हुए कभी कभी सोचता था कि पुष्पा की माँ से पूछूं, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई। एक दिन मैं ऑफिस से निकल ही रहा था कि सामने से पुष्पा की माँ चारुलता जी बेसमेंट से कार निकाल रही थी। उन्होंने मुझे देखकर कार रोककर मुझे अंदर आने को कहा। मैंने उनसे कहा कि मैं चला जाऊंगा, लेकिन वो जिद करके मुझे बैठा कर ही मानी। हम दोनों ही कुछ देर तक शांत बैठे रहे। फिर थोड़ी देर बाद चारू आंटी बोली, मुझे पता है कि मेरी बेटी तुम्हें बहुत परेशान करती है, लेकिन चाहती हूँ कि तुम उसके गुस्से को नज़रअंदाज कर दिया करो, क्योंकि वो दिल की बुरी नहीं है। कुछ देर ठहर कर वो फिर से बोली, वो पहले ऐसी नहीं थी। दरअसल उसके पिताजी ने मुझे मेरे सांवले होने की वजह से तलाक दे दिया था और लंदन चले गए और वहीं एक फिरंगी औरत से शादी करके वहीं सेटल हो गए। उस समय पुष्पा महज 14 साल की थी और उसे उस बात का गहरा सदमा लगा था। उस दिन के बाद से उसे हर एक वो मर्द जो किसी औरत को उसके रंग, वजन या किसी भी तरह से जज करते हैं, उन पर उसे गुस्सा आने लगता है। आए दिन मुझे उसके स्कूल से कंप्लेन आने लगी थी, इसलिए मैंने उसे पढ़ने के लिए विदेश भेज दिया। लेकिन इतने सालों के बाद भी उसका गुस्सा कम नहीं हुआ, बल्कि उम्र के साथ साथ उसका गुस्सा भी बढ़ गया है। उसने मुझे ये भी बताया कि तुम बचपन में उसे उसके मोटापे के लिए चिढ़ाते रहते थे, जो उसे आज भी याद है। और तो और वो जब भी तुम्हें देखती है तो उसे अपने पिता यानी कि मेरे एक्स हस्बैंड की वो करतूत याद आ जाती है। चारू जी ने कहा, मैं तो वैसे ही डरा हुआ था और उस पर चारुलता जी ने ये बात कर मेरी गिग्गी ही बांध दी थी। मैंने घबराती हुई आवाज़ में चारुलता जी से कहा, मैं
जब आप सब जानते हैं कि वो मुझसे इस हद तक नफरत करती है और फिर भी आप मुझे इस नौकरी को छोड़ने से रोक रही हैं। चारुलता जी मेरी घबराहट देख मुस्कुराते हुए बोली, मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए रोक रही हूँ क्योंकि एक तुम ही हो जो मेरी बेटी की इस नफरत की बीमारी से दूर कर सकते हो, वरना वो जिंदगी में कभी भी खुश नहीं रह पाएगी। मैं चाहती हूँ कि तुम उसे उस सदमे से बाहर निकालने में मेरी मदद करो जिससे वो दुनिया को एक नए नज़रिए से देख पाए और लोगों के तानों को नज़रअंदाज करना सीख पाए। मैं मन ही मन सोच रहा था कि उस जंगली बिल्ली के गले में घंटा बांधने के लिए इन्हें कोई और नहीं मिला क्या। खामख्वा वो मुझे इस पचड़े में लपेट रही थी। एक बार तो मन में आया कि उन्हें मना कर दूं और इस मनहूस नौकरी को भी छोड़ दूं, लेकिन उससे पहले कि मैं उन्हें मना कर पाता उन्होंने मुझे एक ऐसा ऑफ़र दिया जिसे मैं चाह कर भी मना नहीं कर पाया, क्योंकि वो वही ऑफ़र था जिसकी वजह से मैंने हलवाई की नौकरी छोड़ के इस कॉरपोरेट सेक्टर में आया था। और वो ऑफ़र जो चारुलता जी ने मुझे दिया था वो था शादी, कि वो मेरी शादी पुष्पा से कराएंगी। उनकी बातें सुनकर मैं उनकी लड़की को सुधारने के लिए राजी तो हो गया था, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या करूं कि वो मुझे पसंद करने लगे और अपने मन में बसे उस नफ़रत को बाहर निकाल सके। अगले दिन ऑफिस पहुंचने में मुझे थोड़ी सी देर हो गई तो देखता हूं कि पुष्पा मैडम सारे ऑफिस के कर्मचारियों के साथ गेट पर ही खड़ी होकर मेरा इंतज़ार कर रही थी। उनको तो आज एक अच्छा बहाना जो मिल गया था मुझे सबके सामने जलील करने का। मैं ऑफिस में घुसते ही उन सब को इग्नोर करके अपने केबिन की तरफ जाने लगा कि तभी एक भारी भरकम हाथ ने मेरा रास्ता रोक लिया और वो हाथ पुष्पा का था। पुष्पा चिल्लाते हुए बोली, ये तुम्हारी हलवाई की दुकान नहीं है जो तुम जब मन करे तब आओगे। ये मेरा ऑफिस है और यहाँ पर आने का एक वक्त होता है। मैंने सर उठाकर देखा तो सारे ऑफिस के लोग मुझ पर हंस रहे थे और उधर पुष्पा जो मन में आए मुझे बके जा रही थी। तभी ऑफिस में चारुलता जी का प्रवेश होता है और वो वहाँ खड़े कर्मचारियों को डांटते हुए कहती हैं, तुम लोग यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो? तुम लोगों को कोई काम नहीं है? मैडम की फटकार सुनकर ऑफिस के सारे कर्मचारी वापस अपनी टेबल पर चले गए। उसके बाद वो पुष्पा की तरफ मुड़ी और बोली, ये क्या तरीका है अपने एम्प्लॉय से बात करने का? वो हलवाई ज़रूर था लेकिन आज वो इस कंपनी का एक एम्प्लॉय है, तो हमें कोई हक नहीं है कि हम उसके निजी जीवन को यूं ऑफिस में सबके सामने जलील करें। लेकिन मम्मी, पुष्पा बीच में कुछ कहना चाहती थी लेकिन उसकी मम्मी ने उसे उसके बात खत्म करने से पहले ही बोली, कोई बात नहीं, नहीं, इसने अगर ऑफिस आने में लेट भी किया है तो भी तुम्हें एक एम्प्लॉयर की तरह हद में रहकर ही उसे कुछ करना चाहिए। मिस्टर राज, आप अपने कैबिन में जाइए और आइंदा से लेट मत कीजिएगा। मैं अपनी टेबल की तरफ जाने लगा और जाते जाते मैंने पुष्पा के चेहरे पर वही पुराना खीज और चिड़चिड़ापन देखा। अभी कुछ देर ही शांत से टेबल पर बैठा था कि एक पियोन आकर बोला कि चारू मैडम ने आपको कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया है अर्जेंटली। जब मैं कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचा तो देखा कि वहां पर पुष्पा, उसकी मां और उसके साथ थे 2 अंग्रेज और साथ ही हमारे कंपनी के कुछ चुनिंदा और ख़ास कर्मचारी थे। पुष्पा ने सबको बैठने को कहा लेकिन मुझे देखकर मुंह बनाते हुए बोली, तुमको यहाँ किसने बुलाया है? चारू मैडम बोली, पुष्पा, इसे मैंने बुलाया है और तुम इसे छोड़ो और जो बात कहने के लिए इस कॉन्फ्रेंस में बुलाया है उस बात पर आओ। पुष्पा एक बुरा सा मुंह बनाकर एक बार मेरी तरफ देखती है और फिर मीटिंग को शुरू करते हुए बोली,
ये कॉन्फ्रेंस हमने आप सभी से एक अहम सलाह लेने के लिए बुलाया है, क्योंकि मिस्टर रॉबर्ट और उनके बेटे मिस्टर रॉबर्ट जूनियर ने हमारी कंपनी में अपने पैसे इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है, जिससे कि हमारी कंपनी एक रीजनल कंपनी से एक मल्टीनेशनल कंपनी में तब्दील हो जाएगी। और यहाँ तक कि वो कंपनी में भी हमारे शेयर्स को ज़्यादा रखेंगे और ऑनरशिप भी हमारी रहेगी। लेकिन उनकी एक शर्त है कि कंपनी में जितने भी बड़े ओहदे हैं उन पर उनके अपॉइंट किए हुए आदमी होने चाहिए, और हमारे जितने भी ओहदेदार कर्मचारी हैं वो इन्हें रिपोर्ट करेंगे। लेकिन आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी सैलरी वही रहेगी, सिर्फ आपका वर्कलोड कम हो जाएगा। इतना सुनना था कि हमारे कंपनी के जितने भी ओहदेदार कर्मचारी थे उनके मन में तो लड्डू फूटने लगे। इसके बाद जो हमारे कंपनी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे वे बोले, मैडम हमें आपके इस फैसले से कोई दिक्कत नहीं है। अगर कंपनी ग्रो करेगी तो इसमें भी आगे चलकर हमारा ही फ़ायदा है। मैं बाकी सभी कर्मचारियों की तरफ से आपके इस फैसले को सपोर्ट करता हूं। इसके बाद सब तालियां बजाने लगते हैं, लेकिन मैं चुपचाप खड़ा था, क्योंकि मुझे उनकी इस डील में कुछ धांधली महसूस हो रही थी, क्योंकि मैं एक कर्मचारी के साथ साथ खुद भी एक बिजनेस कर चुका हूँ। माना मेरा बिजनेस छोटा था, लेकिन इतना तो मुझे भी समझ में आ रहा था कि अगर ये अंग्रेज कंपनी के बड़े ओहदे पर बैठ गए तो एक ना एक दिन ये कंपनी को पूरी तरह से टेक ओवर कर लेंगे। तभी चारुलता जी मेरी तरफ देखकर बोली, राज तुम्हारा क्या सोचना है इस बारे में? पुष्पा अपनी माँ को देख चिढ़ते हुए बोली, माँ आपने इसे कॉन्फ्रेंस में बुलाया, मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन अब आप हद कर रही हैं। चारुलता जी उसे बहुत ही शांति से समझाते हुए बोली, बेटा मैंने तुमसे ज़्यादा दुनिया देखी है, तो प्लीज़ मुझे मत बताओ कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ओके? हाँ तो मिस्टर राज बोलिए, आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर? उनके यूँ अचानक से मुझसे पूछने पर मैं थोड़ा सा हकला सा गया था, और ये देख पुष्पा समेत ऑफिस के सारे हेड मेरी खिल्ली उड़ाने लगे। लेकिन चारुलता जी ने मुझे शांत और ठंडे दिमाग से अपनी बात कहने को कहा। मैंने एक लंबी सांस ली और बोला, मैडम मुझे नहीं लगता कि आपको इनका ये प्रपोज़ल एक्सेप्ट करना चाहिए। मेरा इतना कहना था कि पुष्पा समेत सारे HOD मेरे ऊपर बरस पड़े और मुझे अगनल बातें सुनाने लगे, और पुष्पा ने फिर से एक बार मुझे सबके सामने हलवाई कहकर संबोधित किया। लेकिन चारू जी शांत बैठी रहीं और बोली, एवरीवन प्लीज़ कीप क्वाइट। हाँ तो राज आपको ऐसा क्यों लगता है कि मिस्टर रॉबर्ट का ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए? मैडम की बात सुनकर सब खामोश हो चुके थे। पुष्पा भी अपनी चेयर पर वापस आकर बैठ गई थी। सब मेरी तरफ ही एकटक देख रहे थे। मैंने शांत मन से कहना शुरू किया, देखिए मैडम मेरा तो यही मानना है कि जब भी कोई आदमी आपको आपके काबिलियत से ज़्यादा ऑफ़र करता हो तो ज़रूर उसके मन में कोई स्वार्थ छुपा होगा, और इस केस में मिस्टर रॉबर्ट ने एक बहुत ही बढ़िया दांव खेला है, क्योंकि उन्हें पता है कि जिस तरह पहले किसी भी राज्य को हड़पने के लिए पहले उसके मिनिस्ट्री को अपने कब्जे में लिया जाता है, उसी तरह आजकल किसी कंपनी को टेक ओवर करने के लिए सबसे पहले उस कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन को अपने कब्जे में लेना पड़ता है। और एक बार इन्होंने अपने आदमी सभी बड़े पोस्ट पर बिठा दिए तो कुछ ही महीनों में वो इस कंपनी को अंदर ही अंदर कब आपकी कंपनी को अपनी कंपनी बना लेंगे आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने अक्सर छोटे कारोबारियों को ये गलती करते देखा है
कि वो कम सैलरी की वजह से किसी भी अपरिचित को अपने दुकान में या कंपनी में रख लेते हैं और उसे हर वो छूट देते हैं जो मालिक का होता है, और धीरे धीरे वो आदमी उस कारोबार को समझकर खुद ही कारोबारी बन जाता है और वो आदमी जिसने उसे काम दिया उस कंपनी ठप हो जाती है। बाकी आप लोग जो उचित समझे। मेरी बात खत्म होते ही मैंने देखा कि सभी एकटक खामोशी से मेरी तरफ देख रहे थे, यहाँ तक कि पुष्पा भी मेरी तरफ ध्यान से देख रही थी। फिर चारुलता जी अपने चेयर से उठी और फिर हम सब को संबोधित करते हुए बोली, वेल डन मिस्टर राज, नाइस एडवाइस। अच्छा, तो आप सब ने राज की बात को सुना और अब एक बार फिर से आप मुझे अपना मत बताइए। उसके बाद तो जो सबसे शॉकिंग बात हुई वो ये थी कि इतने दिनों में पहली बार पुष्पा मुझे सपोर्ट करती दिखी और मेरे सलाह को ही सही कहा और उसकी देखा देखी बाकी सभी ने भी मेरी कहे बातों को ही अच्छा निर्णय बताया। उसके बाद चारुलता जी मिस्टर रॉबर्ट की तरफ मुड़ी और उन्हें कहा, सॉरी मिस्टर रॉबर्ट, हम आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर सकते। आप चाहें तो आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारी कुछ शर्तें होंगी। उसके बाद तो मिस्टर रॉबर्ट का मुंह ही उतर गया और उन्होंने चारुलता जी से कहा कि उन्हें फिर से सोचने का एक मौका चाहिए, और इतना कहकर वो अपने बेटे के साथ निकल गए। उनके कॉन्फ्रेंस से निकलते ही चारुलता जी खड़े होकर मेरे सम्मान में तालियां बजाने लगी और उसी के साथ सभी एचओडी भी तालियां बजाने लगे, यहाँ तक कि पुष्पा भी। उस कॉन्फ्रेंस मीटिंग के बाद पुष्पा के व्यवहार में मुझे कुछ परिवर्तन नज़र आने लगा था। उस दिन के बाद से उसने मुझे परेशान करना बंद कर दिया था, लेकिन उसने खुल के कभी मेरी तारीफ भी नहीं की थी। वो अब मुझसे एक प्रोफेशनल तरीके से पेश आती थी और बेवजह ना तो मुझसे उलझती और ना ही मुझ पर उसका ध्यान होता था। कभी कभी मुझे उसका वही पुराना रूप याद आने लगता था, क्योंकि वो मुझे परेशान करने के ही बहाने सही, लेकिन मुझसे बात तो करती थी। शायद उसके मन में मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ नफ़रत का रिश्ता था, और अब जब वो भी ख़त्म हो गया तो उसने मुझे बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दिया था। उधर चारुलता जी मुझे और पुष्पा को मिलाने की जी तोड़ कोशिश कर रही थी। वो अक्सर कोई ना कोई बहाने से मुझे अपने घर बुला लेती थी, लेकिन मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि आखिर उन्होंने मुझ में ऐसा क्या देखा कि उन्होंने मुझ जैसे आम इंसान को अपनी बेटी के लिए पसंद कर लिया। एक दिन ऑफिस में मुझे देर तक रुककर काम करना पड़ गया था और मैं जल्दी जल्दी काम खत्म करके घर निकलना चाहता था। ऑफिस में सिर्फ मैं और दरबान ही बचे थे कि तभी मैंने देखा कि मेरे डेस्क के आगे चारू मैडम खड़ी थी और उनके दोनों हाथ मेरे डेस्क पर थे। वो मुस्कुराते हुए बोली, क्या हुआ, अभी तक घर नहीं गए? मैम, आपकी बेटी ने इतना काम ही दे दिया है कि लगता है कि रात तक घर नहीं जा पाऊंगा। वैसे आप इतनी देर तक क्यों रुकी हुई हैं? मैंने मैम से पूछा। कुछ नहीं, यूं ही। मैम उदासी भरे आवाज़ में बोली, नहीं मैम, कुछ तो बात है। अगर आपको बुरा ना लगे तो आप मुझसे कह सकती हैं, मैंने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा। उसके बाद उनके अंदर का गुब्बार निकल के सामने आ गया और उन्होंने अपनी तकलीफ़ मुझसे बयां करने लगी। राज, पिछले कुछ महीनों से मैं पुष्पा को किसी लड़के से मिलते हुए देख रही थी, लेकिन मैंने पुष्पा की खुशी देख कभी उसके रिश्ते पर आपत्ति नहीं जताई। लेकिन पिछले हफ्ते मैंने ऑफिस आते वक्त उस लड़के को किसी और लड़की के साथ देखा। उस दिन के बाद से जब भी मैं पुष्पा को उस लड़के की हकीकत समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो अपनी ही जिद पर अड़ी हुई है।
उसे लगता है कि मैं उसे उस लड़के के खिलाफ भड़का रही हूँ। आज तो उसने मुझसे यहाँ तक कह दिया कि अगर आपको आपके प्यार ने आपके सांवलेपन के लिए छोड़ दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे भी मेरा वरुण मोटी होने की वजह से छोड़ देगा। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, वो मुझसे सच्चा प्यार करता है, लेकिन मुझे उसके उस बात का बुरा नहीं लगा, लेकिन मुझे उसकी बेहद फिक्र है। मैं नहीं चाहती कि वो भी उसी दर्द से गुजरे जो दर्द से मैं आज तक गुजर रही हूँ। इतना कहकर वो धम से कुर्सी पर बैठ गई और सुबक सुबक के रोने लगी। मैंने अपनी जेब से रुमाल निकाला और चारू जी की तरफ बढ़ाते हुए बोला, आप चिंता मत कीजिए, पुष्पा जी को ऐसे सिचुएशन को हैंडल करना आता है। वो मेंटली बहुत ही स्ट्रांग है। फिर मैंने अपने मन में चल रहे उस कुलबुलाते प्रश्न को पूछा। मैं बहुत दिनों से मेरे मन में एक जिज्ञासा कौंध रही है। अगर आप इजाज़त दे तो मैं आपसे पूछूं। चारू मैं बिना एक पल सोचे कहा, हाँ हाँ पूछो, क्या पूछना है। मैंने एक लंबी सांस लेकर और सकुचाते हुए उनसे पूछा, मैम आपने मुझे ही पुष्पा से शादी करने के लिए क्यों चुना, जबकि आपको तो रईस और ख़ानदानी लोगों के घरों से रिश्ते आते होंगे। चारुलता जी मेरे प्रश्न को सुनकर अपने सर को नीचे कर कुछ देर तक मौन बैठी रहीं। फिर जब उन्होंने सर को उठाया तो मैंने उनकी नम हुई आंखों को देखा और फिर उन्होंने कांपते होठों से कहा, बेटा मैं नहीं चाहती कि जो गलती मैंने की है वो ही गलती मेरी बेटी भी करे। मैं कुछ समझा नहीं। आपने ऐसी कौन सी गलती की थी? मैंने हैरत भरे स्वर में पूछा। चारुलता जी बोली, बेटा जब मैं जवान थी तब मुझे एक लड़के से प्यार हो गया था, लेकिन वो लड़का हैसियत में हमसे बहुत छोटा था और वो मेरे पिताजी के फैक्ट्री में सिर्फ एक मामूली वर्कर था। मेरे पिताजी बहुत ही मॉडर्न ख्यालों के थे और वो अमीर गरीब भी नहीं देखते थे, क्योंकि उनका मानना था कि अगर सच्चा प्यार हो तो दौलत और शोहरत कोई मायने नहीं रखती। मुझे ये भी पता था कि अगर मैंने अपने पापा को इस बारे में बताती तो वो हमारे रिश्ते को ज़रूर स्वीकार कर लेते, लेकिन फिर उन्हीं दिनों मेरी मुलाकात पुष्पा के पापा से हुई। वो हमारे कंपनी में सिक्योरिटी इंचार्ज के पोस्टिंग पर नियुक्त किए गए थे और दिखने में बहुत ही हैंडसम और आकर्षक थे, और देखते ही देखते मैं उस लड़के को भूलती चली गई और पुष्पा के पापा के प्यार में पागल हो गई। उस लड़के ने कई बार मुझसे मिलने की भी कोशिश की, लेकिन मैंने उसे हर बार तिरस्कार करके भगा दिया। मेरे सर पे मेरी दौलत और पुष्पा के पापा के आकर्षक जिस्म ने ऐसी घेराबंदी कर दी थी कि मैं उसके अलावा कुछ सोच ही नहीं पाती थी। फिर कुछ दिन बाद मुझे एक खबर पता चली कि उस लड़के ने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, लेकिन मैं उस समय तक इतनी निष्ठुर हो चुकी थी कि उसकी मौत का भी मुझ पर कोई असर नहीं पड़ा। मैंने उसके कुछ दिनों बाद अपने पापा से जिद करके पुष्पा के पापा से शादी कर ली। उसके बाद की कहानी तो तुम जानते ही हो। एक बात याद रखना कि अक्सर दिखाई नहीं देता है, लेकिन हर खुदकुशी करने वाले के पीछे कोई कातिल जरूर होता है। अब तुम समझे कि मैं क्यों चाहती हूँ कि तुम मेरी बेटी के जीवन साथी बनो, क्योंकि उम्र के इस पड़ाव में मुझे ये समझ आ गया है कि प्यार उससे करो जो तुमसे प्यार करता हो, उससे नहीं जिससे तुम प्यार करते हो। और मैंने तुम्हारे आंखों में मेरी बेटी के लिए वही प्यार देखा है जो कभी उस लड़के की आंखों में मैंने खुद के लिए देखा था। इतना कहकर वो चुपचाप धीमे कदमों के साथ ऑफिस से बाहर की तरफ निकल गई और मैं उनकी कई बातों के बारे में सोचता रह गया। और मुझे ये भी समझ आ गया कि शादी तो मेरी भी एक न एक दिन हो जाएगी, लेकिन अगर प्यार ना मिला
तो एक दिन मुझे भी ऐसे ही अपने असफल शादी की कहानी किसी को सुनानी पड़ जाएगी। इस बात में कोई दो राय नहीं थी कि मुझे पुष्पा पसंद थी, क्योंकि जिस दिन से मैंने उसे अपने दुकान पे देखा था उसी दिन से ही उसने मेरे दिल में एक खास जगह बना ली थी। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो महज एक आकर्षण नहीं बल्कि मोहब्बत थी, और उस मोहब्बत का एहसास मुझे तब हुआ जब मैं उसके ऑफिस में काम करने लगा था, जबकि वो हर समय मुझे ताना देने के बहाने ढूंढती थी। लेकिन कहीं ना कहीं उसमें मेरे लिए कोई ना कोई फीलिंग्स ज़रूर थी, जिसे मैं इतने नफ़रत भरे माहौल में भी महसूस कर पा रहा था। लेकिन उस विस्फोटक कॉन्फ्रेंस मीटिंग के बाद सब कुछ बदल गया था, और तब उसने मुझे नज़रअंदाज करना शुरू किया। उस समय मुझे एक अलग ही तकलीफ़ महसूस होने लगी थी, मानो कोई मेरे दिल में सुइयों चुभा रहा हो। और जब पुष्पा की माँ ने अपनी आप बीती सुनाई तो मैंने खुद को पुष्पा के लाइफ में उसी लड़के की जगह पाया जिसने पुष्पा की माँ के लिए खुदकुशी कर ली थी। लेकिन मैं इतना भी बुज़दिल नहीं था कि अपने प्यार को ऐसे ही किसी आवारा आशिक के हाथों बर्बाद हो जाने दूं। इसलिए मैंने ठान लिया कि अब मैं पुष्पा को मेरी अहमियत का एहसास दिलाऊंगा और उसे ये महसूस कराऊंगा कि हमारे बीच सिर्फ नफ़रत का ही नहीं प्यार का भी रिश्ता हो सकता है, और उसके लिए मुझे जो भी करना पड़े वो मैं करूँगा। और उस दिन के बाद से मैं पुष्पा के दिए हर काम को बिना किसी गलती के और बिना झिझक करना शुरू कर दिया था, क्योंकि मैंने सुन रखा था कि पुष्पा को इस तरह उसके आगे पीछे काम करने वाले लोग अच्छे लगते थे। एक तरह से मैं उसका डोरमेट बन चुका था, और सच कहूँ तो मुझे उसमें भी मज़ा आ रहा था, क्योंकि हालात जैसे भी हों मुझे उसके करीब रहने का सुख प्राप्त होता आ रहा था, जिससे मैं संतुष्ट था। मैंने कई बार ऑफिस के लोगों को हम दोनों के बारे में बातें करते सुना था। लोगों ने हम दोनों के एक नाम भी दे रखा था, गुलाब जामुन। मैंने इस नाम को सुनकर जो अंदाज़ा लगाया वो था कि जैसे गुलाब जामुन का रंग काला और उसका आकार गोल होता है, वैसे ही उन्हें मुझे काले आदमी और पुष्पा के मोटापे को देखकर ये नाम दिया होगा। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ये नाम सुनकर चिढ़ नहीं होती थी, क्योंकि मजाक में ही सही लोग हमें एक नाम से तो पुकारते थे। फिर आई वो घड़ी जब मुझे पुष्पा को अपनी अहमियत दिखाने का अवसर मिला। दरअसल हुआ यूँ कि हमारे कंपनी के मैनेजर एक कार दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए, और डॉक्टर ने उन्हें 6 महीने के लिए बेड रेस्ट करने को कहा, क्योंकि उनकी चोट उनकी रीढ़ में लगी थी। अगले ही दिन पुष्पा ने एक ज़रूरी अनाउंसमेंट करवाई, और वो अनाउंसमेंट थी हमें हमारी कंपनी में टेम्पररी मैनेजर की तौर पर एक बंदा चाहिए जो कि घायल हो चुके मैनेजर का ऑल्टरनेट होगा जब तक कि वो वापस ठीक होकर न आ जाए। और उसके लिए जो इंटरव्यू होगा वो खुद हमारे मौजूदा मैनेजर लेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए, वो भी 2 दिन के बाद। और अगर उस बंदे ने इस दौरान अच्छा प्रदर्शन किया तो उसे हमारे मौजूदा मैनेजर के आने के बाद असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट दे दी जाएगी। उस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए क्या क्या रूल्स रेगुलेशन है वो आपको कल नोटिस बोर्ड में मिल जाएंगी। ऑल द बेस्ट। इतना कहकर पुष्पा ने अपनी लंबी चौड़ी स्पीच खत्म की, और उसके जाने के बाद मुझे उसकी स्पीच की पावर साफ साफ दिखने लगी थी, क्योंकि उस दिन कंपनी का सुस्त से सुस्त कर्मचारी भी किसी रोबोट की तरह काम कर रहा था। सच कहूँ तो मैं भी बहुत ही एक्साइटेड था, क्योंकि मुझे ऐसा मौका
फिर नहीं मिलेगा। पुष्पा की नज़रों में हीरो बनने का आखिर वो दिन आ ही गया जिस दिन से मेरी ज़िंदगी की गाड़ी पटरी पे आनी शुरू हो जाएगी। उस दिन ऑफिस में जैसे ही ऑफिस पहुंचा तो देखता हूं कि सारे के सारे बंदे कॉन्फ्रेंस हॉल के बाहर एक कतार में लाइन से बैठे हैं और अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने भी सोचा कि जाकर मैं भी लाइन में खड़ा हो जाता हूँ, लेकिन फिर सोचा कि वहाँ पे जाके बैठे रहने से अच्छा है कि मैं कुछ पेंडिंग काम खत्म कर लेता हूँ। और फिर मैं अपने काम में लग गया। बीच बीच में अनायास ही मेरी नज़र इंटरव्यू के कतार पर भी रहती और मैं देखता कि कतार धीरे धीरे कम होती जा रही थी। इधर मैंने अपना आज का सारा काम भी खत्म कर लिया था। उसके बाद मैं अपने डेस्क से उठा और जाकर मैं भी कतार में शामिल हो गया, लेकिन अब मेरे आगे सिर्फ एक बंदा ही बचा हुआ था। वहाँ बैठने पर मैंने महसूस किया कि जो भी लोग कॉन्फ्रेंस हॉल से निकल रहे थे उनके चेहरे लटके हुए थे, मानो किसी ने जमकर उनकी क्लास ली हो। उनके यूं उतरे हुए चेहरे देखकर एक बार तो मेरा भी आत्मविश्वास डगमगा सा गया था। आखिर में भी बारी आई और मैंने हॉल में प्रवेश किया और मैंने देखा कि कॉन्फ्रेंस में दो कुर्सियों पर दोनों माँ बेटी बैठी हुई हैं। बीच में एक बड़ा सा स्क्रीन वाला लैपटॉप रखा हुआ था और उसका स्क्रीन का मुंह मेरी तरफ था और मैंने देखा कि उस स्क्रीन पर हमारे मैनेजर साहब थे। उनके सर पर पट्टी बंधी हुई थी और चेहरे पर कुछ जख्म के निशान भी थे। तभी मेरी नज़र उनके पास बैठे एक लड़के पर पड़ी जो कोई और नहीं बल्कि पुष्पा का बॉयफ्रेंड था। मेरे हैरानी भरे हाव भाव को देखते हुए चारू जी ने कहा, मिस्टर राज प्लीज़ मिस्टर पवन से मिलिए, ये हमारे मैनेजर के बेटे हैं। जल्द ही ये हमारी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, इसलिए ये भी आपका इंटरव्यू लेंगे। चारू जी के बात करने के तरीके से मुझे लग गया था वो पवन को इस पोस्ट के लायक नहीं समझती, लेकिन शायद पुष्पा की जिद के आगे उन्हें मजबूरन ये फैसला लेना पड़ा होगा। लेकिन ये बात भी मुझे आज ही पता चली कि पवन हमारे मैनेजर का बेटा है, यानी कि ये खिचड़ी दोनों बाप बेटे मिलकर पका रहे हैं। उस लड़के ने मुझे देखकर एक कुटिल मुस्कान भरी और कहा, गुड मॉर्निंग मिस्टर राज, प्लीज़ बी सीटेड इन फ्रंट ऑफ लैपटॉप एज इट विल हेल्प माई फादर टू सी यू प्रॉपरली। उसकी मुस्कान देख मुझे ये तो समझ आ गया था कि वो उस दिन की बेइज्जती अभी तक भूला नहीं है और ज़रूर ये दोनों बाप बेटे मुझे नीचा दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ेंगे। मैं लैपटॉप के आगे जाकर बैठ गया। उधर पुष्पा और चारू की नज़रें भी मुझ पर ही थी। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ। मैंने देखा कि मैनेजर साहब मुझे मेरे वर्क फील्ड के बारे के बाहर सवाल पूछ रहे थे, जिसकी वजह से मैं ज़्यादातर सवाल का उत्तर नहीं दे पा रहा था और मेरे हर गलत उत्तर पर पवन और पुष्पा के चेहरे की हंसी बढ़ जाती थी। पुष्पा जरूर मुझे इग्नोर करती हो, लेकिन वो मुझे आज भी पसंद नहीं करती थी। चारू जी भी बेबस ये सब देख रही थी। उन्हें भी समझ में आ रहा था कि मैनेजर साहब गलत कर रहे हैं, लेकिन वो पुत्री मोह में विवश थी। इधर मेरे भी सब्र का बांध टूट गया था। मैं नहीं चाहता था कि आज कोई भी बखेड़ा खड़ा हो, लेकिन उनके फालतू सवाल और तीखे आलोचनाएं मुझे उकसा रही थी। मैंने तेज आवाज़ में कहा, सर आप जानते हैं मैं स्टोर्स डिपार्टमेंट में काम करता हूं और आप मुझसे टेक्निकल सवाल पूछ रहे हैं। ये आपको भी पता है कि टेक्निकल ना तो मेरा जोनर है और ना ही मैनेजर के पोस्ट के लिए इसकी कोई ज़रूरत है। मैनेजर गुस्से से बोले, अब तुम मुझे बताओगे कि मैनेजर के पोस्ट के लिए क्या काबिलियत होनी चाहिए। मैं पिछले कई सालों से इस कंपनी को एक अच्छे मैनेजर की तरह आगे बढ़ाया है। पुष्पा भी बीच में चिल्ला उठी, मिस्टर राज अगर आपको सवाल का जवाब नहीं पता इसका मतलब ये नहीं
कि सवाल ही गलत है। अपनी गलतियों को दूसरे पर सर डालने की आदत छोड़ दीजिए। मैं समझ चुका था कि यहाँ पर कुछ भी बोलना बेकार है। मैं बिना कुछ और कहे अपनी कुर्सी से उठा और वापस जाने लगा और जाते जाते बोला, सॉरी मैडम, मुझे लगता है कि मैं आपकी इस कंपनी में काम करने के लायक नहीं हूँ। कल सुबह ही आपको मेरा इस्तीफ़ा आपके टेबल पर मिल जाएगा। मैं उसके बाद बड़े बड़े कदमों के साथ बाहर निकल गया। पीछे से मुझे चारू जी के बुलाने की आवाज़ भी आई, लेकिन मैं नहीं रुका। अब मेरे जहन में सिर्फ एक ही चीज़ घूम रही थी और वो ये थी कि मुझे भी अब एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर बनना है और उसके लिए मुझे जितनी भी पढ़ाई करनी पड़े मैं करूँगा और एक दिन पुष्पा की कंपनी को अपनी कंपनी बना कर दिखाऊँगा। उस दिन ऑफिस से लौटने के बाद मैं बहुत ही हताश महसूस कर रहा था, क्योंकि पुष्पा मेरे साथ जैसा भी बर्ताव करे, लेकिन मैंने उसकी कंपनी को हमेशा अपना 100% दिया था और आज उसी कंपनी को मुझे छोड़ना पड़ गया था। लेकिन मुझे इस बात की तसल्ली थी कि जो भी हो मैंने अपना आत्मसम्मान बचाए रखा था। अभी तक घर में मैंने किसी को भी अपनी नौकरी छोड़ने वाली बात नहीं बताई थी। वैसे भी मेरे घर में किसी को उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे घर वाले तो कभी चाहते ही नहीं थे कि मैं कहीं नौकरी करूं। उनका तो यही मानना था कि दूसरों के घर मेहनत करके उन्हें बढ़ाने से अच्छा है कि खुद के घर में काम करके खुद को आगे बढ़ाना चाहिए। मेरा पूरा खानदान हलवाई की दुकान से कभी आगे ही नहीं बढ़ा था। मैं अपने खानदान का पहला सदस्य था जिसने हलवाई की दुकान छोड़कर नौकरी किया था। खैर, मैंने ऑफिस में हुए सारे घटनाक्रम को अपने बड़े भैया से कह सुनाया और जैसा कि मुझे पहले से ही मालूम था, उनको मेरे नौकरी छोड़ने से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। उल्टा वो तो खुश हो गए और कहा, चलो अच्छा हुआ, इसी बहाने तुम्हारे सर से नौकरी करने का भूत तो उतर गया। लेकिन मेरे मन में उठ रहे उस इंतकाम की आग बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी और मैं जल्द से जल्द पुष्पा को, उस लालची बॉयफ्रेंड को सबक सिखाना चाह रहा था। अगले दिन मैं सुबह जल्दी उठकर दुकान की तरफ निकल पड़ा, क्योंकि मुझे रात भर घर में एक घुटन सी महसूस हो रही थी। मैं दुकान के पास पहुंचा और शटर ओपन करने जा ही रहा था कि मैंने देखा कि मेरे कंधे पे किसी ने हाथ रखा और अंग्रेजी में कुछ कहा। मैं पीछे पलटकर देखता हूँ तो चौंक जाता हूँ, क्योंकि ये तो वही अंग्रेज़ था। हाँ, मिस्टर रॉबर्ट यही नाम था इनका, जिसने चारू जी को ऑफ़र दिया था कि वो उसे अपनी कंपनी के सभी बड़े ओहदे पर उसके आदमियों को रखे। उसके बदले वो पुष्पा की कंपनी को फाइनेंशियल सपोर्ट करेगा और मैंने ही उसके इस ऑफ़र की खिलाफत की थी, जिसकी वजह से वो डील नहीं हो पाई थी। लेकिन मैं ये सोचकर हैरत में था कि ये बंदा इतनी सुबह ये मेरे पास क्यों आया है और इसे मेरे इस दुकान के बारे में कैसे पता चला। मिस्टर रॉबर्ट ने मेरे हैरत हाव भाव को देखकर कहा, इसमें चौंकने की कोई बात नहीं है। मैं तुम्हारे पास एक डील लेकर आया हूँ जिससे कि तुम्हारा और मेरा दोनों का फ़ायदा हो सकता है। उस दिन तुम्हारी वजह से उन्होंने मेरी डील कैंसिल कर दी और अब मैं तुम्हारे ही जरिए उनको बर्बाद करना चाहता हूँ। मुझे पता है कि तुमने उनकी नौकरी क्यों छोड़ दी, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ मेरे साथ हाथ मिलाकर उन्हें बर्बाद करने का, और मैं गेमरी कंपनी में मैनेजर के पोस्ट के लिए तुम्हें अपॉइंट करना चाहता हूँ। मुझे उसकी बातें सुनकर ये समझते देर नहीं लगी कि वो एक तीर से दो शिकार करना चाहता है। पहले तो मुझे मैनेजर बनाकर पुष्पा की कंपनी के सारे ट्रेड सीक्रेट पता करना, और जैसे ही वो उनकी कंपनी को ओवरटेक कर लेगा तो शायद उस दिन मुझे भी अपनी कंपनी से बेदखल कर दे। लेकिन मैं रिस्क उठाने को भी तैयार हो गया।
क्योंकि मेरे जहन में अभी भी पुष्पा की कई बातें गूंज रही थी। मैंने मिस्टर रॉबर्ट से कहा, सर मुझे आपका ये ऑफ़र मंजूर है, लेकिन मेरी दो कंडीशन है। मिस्टर रॉबर्ट ने पूछा, व्हाट आर योर कंडीशंस? मैंने कहा, सर मेरी पहली कंडीशन है कि जब तक मैं उनकी कंपनी को टेक ओवर ना कर लूं, आप मेरे किसी भी फैसले पर ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे। और दूसरी शर्त यह है कि आपको मुझे पुष्पा की कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बनाना होगा जब मैं पुष्पा की कंपनी को अपनी कंपनी बना दूंगा। मिस्टर रॉबर्ट कुछ देर सोचने के बाद मेरी तरफ हाथ बढ़ाकर बोले, मुझे तुम्हारी दोनों शर्तें मंजूर हैं, तो ये लो मेरा विजिटिंग कार्ड और कल मेरे ऑफिस आ जाना। गुड बाय। उनके जाने के बाद मैंने दुकान की शटर को वापस बंद करके घर चला आया और अगले दिन की तैयारी में जुट गया। अगले दिन मैं मिस्टर रॉबर्ट की कंपनी में पहुंच गया और मैनेजर की पोस्ट के लिए जो भी जॉइनिंग फॉर्मेलिटीज़ थी वो पूरी की, और फिर मिस्टर रॉबर्ट ने मुझे अपनी कंपनी के बाकी सभी स्टाफ से मिलवाया और मैंने देखा कि इनकी कंपनी के ज़्यादातर लोग विदेशी थे। थोड़े बहुत इंडियन कर्मचारी थे, वो भी सिर्फ छोटे मोटे कामों के लिए थे। मैं उनकी कंपनी में इकलौता इंडियन कर्मचारी था जो कि किसी बड़े ओहदे पर था। उसके बाद मिस्टर रॉबर्ट मुझे एक कैबिन में ले गए और कहा, दिस इज़ योर कैबिन एंड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड यू विल लुकिंग आफ्टर दिस कंपनी। मैं उस कुर्सी पर बैठ गया और मैंने अपना पहला डिसीजन लिया, और वो ये था कि इस कंपनी में नए इंडियन कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी और उनका ओहदा इन विदेशी कर्मचारियों के बराबर का होगा। मेरे इस फैसले को सुनकर मिस्टर रॉबर्ट तिलमिला उठे और बोले, ये क्या बोल रहे हो तुम? मैंने उन्हें उनकी पहली शर्त याद दिलवाई और कहा, सर प्लीज़ याद कीजिए, मैंने कहा था कि आप मेरे किसी भी फैसले का विरोध नहीं करेंगे और वैसे भी मेरे इस फैसले से आपका ही फ़ायदा होगा। मेरा फ़ायदा वो कैसे? मिस्टर रॉबर्ट चौंकते हुए बोले, तो सुनिए सर, मुझे पता है कि आप अपने लोगों को इसलिए नौकरी पर रखते हैं क्योंकि आप उन पर हमसे ज़्यादा विश्वास करते हैं, लेकिन आप भूल रहे हैं कि लालच किसी भी इंसान में आ सकता है। वो आदमी की रंग या जात पर निर्भर नहीं होता। और वैसे भी आप अपने इन अंग्रेज एम्प्लॉयज़ को डॉलर में सैलरी देते होंगे, लेकिन आप सोचिए कि आप एक अंग्रेज एम्प्लॉय के सैलरी पर 5 इंडियन एम्प्लॉय रख सकते हैं। उससे आपके कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, वो भी कम खर्चे में। मैंने उन्हें समझाते हुए बोला। वो मेरी बातें सुनकर संतुष्ट लग रहे थे और फिर कहा, You are right, Mr. Raj. I have no issue with your decision. Please go ahead. उसके बाद मैंने अपनी एक नई राह चुन ली और अब मेरा मकसद ज़्यादा दूर नहीं था। कहते हैं कि हर एक कामयाबी के लिए कुछ ना कुछ तो कुर्बान करना पड़ता ही है, और मेरे केस में भी वही हुआ। मैंने कामयाबी तो पाई, लेकिन उसके लिए मैंने एक बहुत ही बड़ी कीमत चुकाई थी, और वो थी मेरी इंसानियत। लेकिन किसी ने कहा है ना कि प्यार और जंग में सब कुछ जायज़ है। मैंने मिस्टर रॉबर्ट के यहाँ काम करते हुए वो हर एक पैतरे आजमाए जिन्हें कभी मैं खुद भी नहीं पसंद करता था। मैंने सबसे पहले तो पुष्पा के कंपनी के भरोसेमंद कर्मचारियों को लालच देकर अपनी कंपनी में अपॉइंट करने लगा, जो पैसों से नहीं बल्कि उन्हें डराया धमकाया, जिसका नतीजा ये हुआ कि महज 1 साल के भीतर ही पुष्पा की कंपनी के ज़्यादातर कर्मचारी हमारी कंपनी के लिए काम करने लगे थे, जिसकी वजह से पुष्पा की कंपनी दिन ब दिन कमज़ोर होने लगी थी। जब मुझे लगा कि अब उनके हौसले जवाब दे चुके हैं, तब मैंने एक दिन मिस्टर रॉबर्ट से कहा कि अब वक्त है उनसे फेस टू फेस मीटिंग करने का। रॉबर्ट ने चारू जी से बात करके सोमवार का दिन तय किया मिलने का।
लेकिन उन्हें और पुष्पा को आज तक ये नहीं पता चला था कि उनकी इस हालत का जिम्मेदार मैं हूँ। सोमवार का दिन आज सुबह से ही मैं बहुत ही खुश था, क्योंकि आखिरकार मैंने जो ठाना था आज उसे हासिल करने का दिन जो था। मीटिंग शुरू हो चुकी थी और उस वक्त मीटिंग में चारू जी, पुष्पा, उसका बॉयफ्रेंड और पुष्पा के कंपनी के मैनेजर उर्फ पुष्पा के होने वाले ससुर मौजूद थे। इधर हमारी कंपनी की तरफ से मिस्टर रॉबर्ट और हमारे कंपनी के लॉयर उनसे डील कर रहे थे। आखिरकार चारू जी ने हार मानकर हमारी कंपनी के अंदर काम करने को राजी हो गई और साथ ही साथ मिस्टर रॉबर्ट ने उनसे ये डील भी करवा ली कि सारे मैनेजिंग डायरेक्टर्स हमारी कंपनी के होंगे और तो और हमारी कंपनी के शेयर भी उनकी कंपनी से ज़्यादा होंगे। इस बात पर पुष्पा भड़क गई, लेकिन फिर जब उसके बॉयफ्रेंड ने डील को एक्सेप्ट करने के लिए उसे समझाया तो उसने मजबूरन उस डील को भी एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद हमारे लॉयर ने सारे कागजात को निकालकर उनकी तरफ बढ़ा दिया और उनसे सभी कागजात पर साइन करने को कहा। चारू जी ने नम आंखों से सारे डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर दिए और उसे मिस्टर रॉबर्ट की तरफ बढ़ा दिया, लेकिन तभी मिस्टर रॉबर्ट ने कहा, मैं चाहता हूं कि ये डॉक्यूमेंट्स मेरे कंपनी के मैनेजर आपके हाथों से ले, क्योंकि इस डील को कराने का सारा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। मिस्टर राज, प्लीज़ कम इनसाइड। उसके बाद मैं, जो कि अभी तक मीटिंग रूम के बाहर खड़ा था, उन सब की बातें सुन रहा था, मीटिंग रूम में प्रवेश करता हूँ और मुझे देख पुष्पा और पुष्पा के बॉयफ्रेंड का मुंह उतर जाता है और वो मुझसे नज़रें चुराने लगते हैं। लेकिन मैंने चारू जी के चेहरे पर घृणा के भाव देखे, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उनके उस रिएक्शन का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। चारू जी किसी मूर्ति की तरह फाइल लेकर खड़ी थी, इसलिए मैंने खुद आगे बढ़कर चारू जी के हाथ से वो फाइल ले लिया। उसके बाद मैं हमारे एक्स मैनेजर की तरफ मुड़ा और कहा, थैंक्स सर, आपने और आपके बेटे ने अगर पुष्पा को कन्विंस नहीं किया होता तो शायद ये डील नहीं हो पाती। और जैसा कि हमारी डील हुई थी, हमारी कंपनी आपको आपके इस योगदान के लिए 50 लाख का ट्रांसफ़र आपके अकाउंट में आज शाम तक कर देगी। मैनेजर और उसका बेटा मेरी बातें सुनकर बगले झांकने लगे, जैसे कि किसी ने उनकी चोरी पकड़ ली हो। मैंने चारू जी की तरफ देखा और कहा, चारू जी, मुझे आपसे काफ़ी हमदर्दी है, लेकिन आपके इस हालत की जिम्मेदार आप खुद हैं, क्योंकि आपने अपनी बेटी को सब कुछ सिखाया, लेकिन उसे इंसान को परखना सिखाना भूल गई। आपकी बेटी ने एक ऐसे लड़के पर भरोसा किया जिसने थोड़े से पैसे के लालच में आकर अपनी ही होने वाली पत्नी के खिलाफ साजिश कर डाली। और एक बात सुन लीजिए, जो हाल आपका हुआ था वही हाल आपकी बेटी का भी होगा, क्योंकि उसने भी वही गलती की थी जो कभी आपने अपनी जवानी में किया था। चारू जी बेबस और लाचार महसूस कर रही थी और धम से अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गई। मैं पुष्पा की तरफ देख रहा था। मैंने बचपन में तुमसे जो भी कहा वो लड़कपन में कहा था, लेकिन तुमने मेरा अपमान अपने पूरे होशो हवास में किया था। तुम हमेशा से जिसके खिलाफ रही, अंत में तुमने भी वही गलती की। तुम्हें लोगों का खुद के बारे में बोलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन तुमने भी रंग भेद किया और मुझे मेरे काले होने पर जलील किया। तुमको क्या लगता है कि ये तुम्हारा हैंडसम बॉयफ्रेंड तुम्हें प्यार करता है? ये सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा था अपनी तरक्की के लिए, क्योंकि जब मैंने अपना आदमी इसके पास भेजा था तो उसने साफ साफ कहा था कि उसे तुमसे और तुम्हारी डूबती हुई कंपनी में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसने ये भी कहा था कि वो सारी ज़िंदगी एक मोटी लड़की के साथ नहीं गुजार सकता। वो तब तक तुम्हारे साथ रहता जब तक तुम्हारी प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी न बना ले।
पुष्पा ने एक बार अपने बॉयफ्रेंड की तरफ देखा और फिर उसके चेहरे पर घृणा और अफसोस के भाव उभर आए। उसके बाद अगला झटका मैंने मिस्टर रॉबर्ट को दिया और उनसे कहा, सॉरी सर, आज से मैं आपके कंपनी में काम नहीं कर पाऊंगा और मैं चाहता हूं कि आप मेरी पोस्ट पुष्पा को दे दीजिए। मैं अपने उस दुकान में ही खुश हूं, क्योंकि हो सकता है कि मैं एक कॉरपोरेट टाइप का बंदा ना दिखूं, लेकिन इस कॉरपोरेट वर्ल्ड में मैं पिछले 1 साल में अपने अंदर की इंसानियत को भी खोता जा रहा हूं। इतना कहकर मैंने अपनी जेब से मेरा रेजिग्नेशन लेटर निकाला, जो कि मैं यहाँ आने से पहले ही लिख रहा था, और उसे मिस्टर रॉबर्ट को दे दिया और कमरे से बाहर निकल गया। मेरे इस हरकत पर रूम में बैठे सभी लोगों का चेहरा हैरत से भर गया था और कमरे में एक गहरी खामोशी छा गई थी। 3 महीने बाद मेरी मेहनत और लगन की वजह से मेरी दुकान अब बड़ी हो गई थी और साथ ही साथ मैंने कुछ आदमी भी रख लिए थे जो सारा काम करते थे, लेकिन आज तक मेरी शादी नहीं हो पाई। शायद उसकी वजह थी कि अब मुझे शादी करने का मन नहीं रहा, क्योंकि जिससे मैं शादी करना चाहता था उसे तो खुद मैं छोड़कर आ चुका था। मैं एक दिन ऐसे ही मैं दुकान के गल्ले पर बैठा था कि मेरे दुकान के पास एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी और उसमें से एक औरत निकली, जो कि और कोई नहीं बल्कि चारू जी थी। वो निकलकर सीधे हमारे दुकान की तरफ आई और मेरे बड़े भैया के पास जाकर कुछ बातें करने लगी और फिर मैंने दोनों को मुस्कुराते देखा। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है कि तभी गाड़ी से एक और औरत निकली, जो कि साड़ी पहने हुए थी और उसने घूंघट डाल रखा था और वो गाड़ी से उतरकर मेरे पास आने लगी। मेरे पास आकर उसने मुझसे कहा, क्या आपके दुकान में गुलाब जामुन है? मैं उसकी आवाज़ सुन समझ चुका था कि ये कोई और नहीं बल्कि मेरी पुष्पा थी। तब तक मेरे भैया और चारू जी भी हमारे पास आ गए और मुस्कुराते हुए कहा, गुलाब जामुन तो हमें भी पसंद है। ये घटना देखने के लिए दुकान में मौजूद सब लोग खड़े होकर हमारी तरफ ही देख रहे थे। पुष्पा ने अपने घूंघट को उठाया और कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मैं शर्म से लाल हो चुका था और फिर मैं हकलाते हुए बोला, हाँ हाँ हाँ। मुझे ऐसे हकलाते देख पुष्पा समेत दुकान में मौजूद सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। तो आखिरकार मेरी शादी हो ही गई, और वो भी उससे जिससे मैं शादी करना चाहता था। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।